चलो। यह मुझे वैसे नाम भूले हुए थे। आपका नाम क्या था? अहमद फराज। अहमद फराज, बढ़िया। मोहम्मद फैसल खान। कैसर खान। जहां। जवाद भाई। मैडम सईदा हुमैरा। मेरा ठीक है मैडम। ठीक है। जवाद, कैसर खान और फराज। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा आज डिले हो गया, थोड़ा सा मुझे। आ जाए आ जाए, वालेकुम सलाम और रहमतुल्लाह जी। कल टाइम पे होंगे सारे वैसे। यस सर। अच्छा। ट्रैफिक मिल गया था थोड़ा सा। किधर? गोरी टाउन में सर। अच्छा, क्यों खैर बारिश की वजह से? आज बारिश है तो रोड में पानी खड़ा हो जाता अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन जो है ना, आज मैं अभी आपको उधर से ऑनलाइन कराऊंगा और मैं उधर से डायरेक्ट पोर्टल से दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैं जो प्रेजेंटेशन है वो कल आपके साथ शेयर करूंगा। जो प्रेजेंटेशन है उस पर कल से चलेंगे। ये आपको विजिबल है बच्चों? क्लियर? ठीक है। अभी जरा हम चलते हैं, एफबीआई की साइट के ऊपर चल रहे हैं हम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग, और वो भी सैलरी की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। पहले की रिटर्न किसके लिए फाइल होती है, वेल्थ स्टेटमेंट कौन फाइल करता है, और मेन थिंग जो उसके अलावा है, हम सैलरी की रिटर्न को देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, ये बच्चों यहाँ पे जरा मैं, जो मेरा ट्रेल है, ट्रेल चेक करते जाओ बच्चों। मैं एफबीआई की उस पे गया, वेबसाइट पे गया बच्चों। आ जाए आ जाए, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सेटल हो जाए जल्दी से। करें जी स्टार्ट। बच्चे देखना, एफबीआई की साइट पे जाएंगे। ये सिंपल साइट खुली हुई है, यहाँ पे हम आईआरएस पोर्टल पे जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, आईआरएस पोर्टल पे जाना है। मैंने मेरा लॉगिन पासवर्ड मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हमने एक्वायर कर लिया था। अगर नहीं था तो हमने रिन्यू कर लिया था। पासवर्ड चेंज भी करना सीख लिया था। अगर पासवर्ड चेंज करना का भी इशू ना हो तो बाज़ औक़ात हमारा सिनेरियो ये होता है कि हम पासवर्ड रिस्टोर करते हैं अपना। तो पासवर्ड, हाँ जी। तो अब ये बेसिकली हम आईरस पोर्टल पे जा रहे हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ, मेरा अपना है ये। ठीक है बच्चों, अब मेरा पॉइंट है, मैंने रिटर्न फाइलिंग करनी है बच्चों। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में कुछ टैब्स तो हमने देख ली हैं। इन टैब्स में स्टेप बाय स्टेप थोड़ा चेंज करता रहूंगा। अभी मैंने रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक है मेरा, उस पर मैं जा रहा हूँ बच्चों। ये डिक्लेरेशन पे मैं जा रहा हूँ। आप लोगों को कोई विजिबिलिटी है ना, कोई मसला तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, अब इसमें मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आती हैं रिटर्न फाइलिंग की। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स, क्लासिक व्यू, और ये बच्चों ऊपर देखते रहना, ये वाली रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल सिंप्लीफाइड रिटर्न्स एंड, जूम इन करूं बच्चे? बच्चे ज़्यादा जूम इन हो रहा है, फिर वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे आ जाओ ना बच्चे, इफ यू वांट टू कम। नज़र क्लियर है, मसला तो नहीं है ना बच्चे? आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ। अच्छा बच्चे, डिक्लेरेशन पे जा रहा हूँ मैं। आपके पास ये आ रहा है रिटर्न रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट रिवाइज, एक्सटेंशन एप्लीकेशन, रिवीजन एप्लीकेशन। तो बेसिकली ये हमारे पास हेड्स आते हैं डिक्लेरेशन टैब के अंदर। मैंने सिंप्लीफाइड रिटर्न, यूजली हम फाइल नहीं करते। सिंप्लीफाइड रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, जिसे कह लो जिसको कुछ भी नहीं आता, वो सिंप्लीफाइड रिटर्न पे आता है। बट डेटा आप इनपुट करते जाते हो, सैलरी इतनी थी, ये इतना टैक्स कट गया, ये कट गया, ऑटोमेटिक रिटर्न जनरेट होके आ जाती है, कोई उसमें स्पेशल नहीं है। वो हम करेंगे, बट अभी हमें जा रहा हूँ रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल। यहाँ पे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न आ रहा है। दिस ये इनकम, ये जो सैलरी हो गया, बिजनेस इंडिविजुअल्स हो गए, या जिस तरह के मर्जी हैं, उन सब ज्यादातर, मतलब 99.99% ये यूज होती है हमारी नॉर्मल रिटर्न, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। ठीक है बच्चों? ओए, ये तो कंपनी आ गई है, एक मिनट। अच्छा, मैं कंपनी का खोल रहा हूँ, तो मैं कंपनी का खोलूंगा। वो इंडिविजुअल था तो मैंने कंपनी का गलती से कर लिया वहां पे। ठीक है,
अच्छा, इसकी ड्राफ्ट में ऑलरेडी पड़ी होगी आई गेस डिक्लेरेशन, ये सबमिट कर दी हमने डिक्लेरेशन 2022। जस्ट अ मिनट बच्चों, एक्सटेंशन नहीं की हुई, आउटबॉक्स में पड़ी होगी, बस नहीं हुई हुई तो बस नहीं हुई हुई अब इस क्लाइंट की हमारे। नहीं, वो इनके मसले होते हैं ना, हर क्लाइंट का एक जैसा सिस्टम नहीं होता। जो आपको लगता है ना कि हम ऐसे अकाउंट्स आएंगे और रिटर्न फाइल कर देंगे, आजकल फाइनेंशियल इकोनॉमिक मतलब जो सिचुएशन की वजह से ना पैसों का बहुत मसला है, तो फिर लोग रिटर्न्स भी नहीं फाइल कर रहे। वो कह रहे हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में हम डिफॉल्ट चार्ज पे कर देंगे, पेनल्टी पे करके हम अपना एक्टिव कर लेंगे, बट रिटर्न अभी फाइल नहीं करनी क्योंकि उसके ऊपर आता है। मैं इसको देख लेता हूँ कि डिक्लेरेशन में डेफिशिएंसीज इसने क्या की हुई है। एक मिनट बच्चों, कुछ भी नहीं आ रहा, नादरा की देख लेते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, इसकी हुई हुई है। अच्छा बच्चों, सिंपल सी बात बताता हूँ, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न है ये इन कंपनीज की, हर किसी की आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है, और जाएगी आप नॉर्मल इनकम इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। इसी को मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। अब अगर आप सैलरीड हैं, आप फिर भी इसी टैब के अंदर जाएंगे। अगर ये सैलरीड है तब भी आप नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न जो है आप इसी के अंदर फाइल करके आप आगे जा रहे होंगे। इसके अंदर कंटेंट्स क्या हैं? अच्छा, ये कुछ कंपनीज की मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं आपको दिखा रहा हूँ रिवाइज रिटर्न, क्योंकि इनकी ओरिजिनल रिटर्न फाइल हो चुकी है। जिसकी नहीं हुई वो हम साथ अभी हम कुछ दिन में खुद ही आपके साथ बैठ के करेंगे यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। अच्छा, ये है कंपनी की, जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ ओवरव्यू, ठीक है। अब ये इसका ना टोटल बिजनेस आ रहा है, ठीक है, ये इसका बिजनेस आ रहा है, अभी इसमें चीज़ें डलनी है। ये इसका रेवेन्यू आ रहा है, ये इसके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने खुद इनपुट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट जो आपके पास आपके ऑडिटर प्रोवाइड करते हैं। ये हमने कैसे करना है? बिजनेस की रिटर्न को हम थोड़ा, जब बिजनेस की इनकम को समझ लेंगे तब हम उसकी रिटर्न पे जाएंगे। अभी हम चलते हैं इंडिविजुअल की, जैसे कि मैं इंडिविजुअल हूं, मैं अपनी रिटर्न आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैंने रिटर्न फाइल करनी थी, आप सबके सामने मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। अभी मेरे पास रिटर्न फाइलिंग के कुछ टाइम पीरियड्स हैं बच्चों। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, आप लोगों के जहन में रहे बस ना, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों को वैसे भी पता होगा, सिंपल सा बात है। जो स्पेशल टैक्स ईयर याद है बच्चों, क्या होता है बच्चे? स्पेशल टैक्स ईयर मोस्टली ये है कि आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये होता है। और वो उन कंपनी से जिनका टैक्स ईयर जो है आप मतलब पाकिस्तान के मुताबिक नहीं होता, कैलेंडर के मुताबिक। तो शायद वो शुगर मिल्स भी हो सकती हैं, आपकी राइस एक्सपोर्ट वाली भी हो सकती ठीक हैं, है। और पेंडिंग इंडस्ट्री भी हो सकती है। लेकिन ये टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर से डिफरेंट होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे रफली बता रहा हूँ, अभी हम इसको ऑर्डिनेंस से लेके चलेंगे बच्चों, इस ध्यान में रखें। स्पेशल टैक्स ईयर चाहे जो मर्जी हो जाए, होगा 12 मंथ का। पहली बात, जो 12 मंथ से कम का होता है उसे हम कहते हैं इफलेस ट्रांजिशनल टैक्स ईयर।
ठीक है बच्चों, नॉर्मल टैक्स ईयर हमारा है 1/7/2000 लेट से 22 से लेके 30/6/2023 तक। मतलब ये चीज अहम है, ये जो टैक्स पीरियड है ना बच्चों, इसमें ये चीजें अहम है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आ रही बच्चों? ठीक है, इसके अंदर ये एक साथ चीजों को, इसके अलावा जो भी है अगर वो 12 महीनों का है तो स्पेशल टैक्स ईयर, कोई भी इसके अलावा। लेकिन ये वाला हमारा इस पीरियड का है तो ये। अब अगर इसमें हमारे, मैं आपको मजीद ब्रेकअप कर रहा हूं, ठीक है, मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहा हूं बच्चों, कंफ्यूज ना होइएगा। नॉर्मल टैक्स ईयर की हमारे पास इंडिविजुअल भी हैं, यूपीज भी हैं और कंपनीज भी हैं। ठीक है, इस इंडिविजुअल की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ये है 30/09/20, जो भी है 23। अगर इसकी ये वाला हम कर रहे हैं तो 2023 आ जाएगा। इस एओपी की भी यही है, जबकि कंपनी की हो जाती है 31/12/2023। यहां पर किसी को भी कंफ्यूजन, ये ये याद रख लो। हाँ बच्चे, इंडिविजुअल की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है 30/9/2023, अगर हम इस पीरियड को देखें तो। ठीक है, हर बार ये लॉ बाय लॉ प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब ये रिटर्न फाइलिंग हमारा सेक्शन कौन सा है? 114। वेल्थ फाइलिंग रिटर्न का सेक्शन कौन सा है? 116 ऑफ ऑर्डिनेंस ऑफ आईटीओ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑफ 2001 आईटीओ। अभी हम इनको देखते हैं, इसमें किसी को कंफ्यूजन? तो ये टैक्स ईयर जो है, ये जो डेट लिखी है कंपनी के लिए, सभी कंपनी के लिए यही एक डेट होगी? ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ नॉर्मल टैक्स ईयर्स के लिए। नॉर्मल टैक्स ईयर में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंपनीज की ये होगी। इसमें एक्सटेंशन आती रहती हैं, एक्सटेंशन हो गई है 10 दिन की एक्सटेंशन, 20 दिन की एक्सटेंशन, 15 दिन की एक्सटेंशन, वो देते रहते हैं। वो इस डेट को जाके रात के 10 बजे देंगे। 30 मुझे तो लॉन्च मैंने कर दिया था, मैंने 1 जुलाई 1 जनवरी को दिया था। तो गलत किया था ना आपने, आपने एक्सटेंशन ली थी। हाँ तो फिर, लेकिन एक्सटेंशन का पीरियड था उसमें। मुझे लगा कि मैंने रात 12 से पहले जमा करवा दी है, लेकिन वो 12 बजे के चंद मिनट बाद जमा वो उनको 20,000 पसंद है उनको, हाँ, वो 20,000 में डाल वो बस वो डाल दिया। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? ये क्लियर है बच्चों आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके। ये एओपी के लिए भी है। हाँ, एओपी और इंडिविजुअल के डेट सेम है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, इस एओपी, एओपी का बच्चे पता क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा तो है वैसे, लेकिन बताओ क्या होता है? हाँ ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों कि इसमें क्या कितने पार्टनर हो सकते हैं? 2 और मोर देन 2। अच्छा, अब एक आइडिया बताओ, मैंने मैंने जो आप लोगों को बता रहा हूं, मैं लॉ की लैंग्वेज बता रहा हूं। अब एओपी की डेट ऑफ फाइलिंग क्या है? हमने यहां पर एक्सटेंशन फाइल कर दी, हमने कहा कि हमें 30 दिन प्रोवाइड कर दें। ठीक है, हमें 30 दिन प्रोवाइड कर दे, हमने ये कह दिया। लेकिन हुआ क्या यार, एक तो ये जो है ना, हमारी डेट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 30/10/2023 एओपी की। जो इंडिविजुअल से पार्टनर्स थे, जो पार्टनर्स हैं, उनकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? इसी तरह इस सिनेरियो में कॉमन सेंस बताओ बच्चों। हाँ बच्चे, मैं, अच्छा आप एओपी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं एओपी की डेट ये थी, मैंने Different है ना, दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं, पार्टनर उससे अलग है, ठीक है, नहीं बना। ठीक है, कोई और बच्चा? दोबारा से एओपी की मैंने डेट, की डेट कौन सी थी? वो
लेकिन वो आपने कहा एक्सटेंड हो गई है। मैंने एक्सटेंशन फाइल कर दी, फाइल मैंने खुद एक्सटेंशन एओपी की फाइल कर दी। जब मैंने एओपी की एक्सटेंशन फाइल कर दी तो जो एओपी की रिटर्न है उसकी डेट होगी 30/10/2023। क्या पार्टनर्स की डेट ऑफ रिटर्न जो फाइलिंग है वो एक्सटेंशन हुई है कि नहीं? ठीक है बच्चों, नहीं होती। याद रखिएगा एओपी जो है एक सेपरेट लीगल पर्सन है, इसके पार्टनर सेपरेट सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न यही यही रहेगी, चेंज जब तक एक्सटेंशन हम फाइल नहीं करेंगे। ये जहन में रख लें, बात सिंपल सी बात है। यहाँ पर कोई किसी को कंफ्यूजन वर्ड की कोई समझ तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं है कंफ्यूज हो रहा हो? मैं हटा रहा हूँ, वो इतना कोई बड़ा नहीं है ये जितना आप लोग लिखने पे लगे हो, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा ये हम आते हैं 114 पे, 114 वो 116 है वेल्थ स्टेटमेंट। इसको पहले करते हैं। वेल्थ स्टेटमेंट के कुछ 3 हिस्से हैं। इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में वर्ड अदा करें वेल्थ स्टेटमेंट का, तो दिस इज बेसिकली योर स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ कह लो, जो आपको मजे का वर्ड लगता है। ठीक है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑफ इंडिविजुअल। ये बस स्टेटमेंट के नेम से सब। मैं कह रहा हूं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मर्जी आप वर्ड यूज कर लो, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल होनी 116 में। इसमें होता क्या है, आप अपनी वेल्थ डिक्लेयर करते हो। आपने अपनी वेल्थ डिक्लेयर करनी है कि मेरे पास इंडिविजुअल, कंपनी की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, याद रखिए, कंपनी की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होती, इंडिविजुअल की वेल्थ स्टेटमेंट होती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपने खुद अपने खुद से बताने हैं कि मेरे पास पूरे साल में कितनी वेल्थ थी, पूरे साल में मेरी वेल्थ कितनी बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है। ये मैंने इस 116 में लिखना है। मैंने एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम बेसिकली वेल्थ का मतलब है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमारी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, हमने वो मेंशन करना है। दूसरा वर्ड है कि आपने अपनी बैलेंस शीट को उधर वहां जस्टिफाई करना है। तो वेल्थ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एसेट्स हैं। अब इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक पहला कंपोनेंट इसकी जो हम वेल्थ फाइल करेंगे, किससे? इंडिविजुअल रिटर्न जो फाइल करते हैं उससे ये डिफरेंट कैसे है? इंडिविजुअल तो फाइल करता है बच्चों, वो नॉर्मल भी तो हम फाइल करें रिटर्न फाइलिंग सेक्शन जहाँ पे आपने बच्चे यही मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अच्छा, 114 में और 116 में क्या फर्क है? ये है रिटर्न, ठीक है, ये है वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक है, अभी पहले कंप्लीट रिटर्न हो मैं आपको उसका एक पार्ट है बस। सबर सबर, ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। पहले ये समझ लो कि ये होता क्या है, फिर ये समझाऊंगा ये क्या होता है। ठीक है, पहले ये समझ लें। ये आएगा, इसमें लिखे थे पर्सनल एक्सपेंसेस, पहला हिस्सा इसका ये है, दूसरा हिस्सा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिकंसिलेशन ऑफ ए एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड इनकम, ये तीसरा हिस्सा। आपकी वेल्थ जो है बच्चों वो इस चीज पे है। आपकी जो वेल्थ है, 3 चीजें हैं। आप वेल्थ स्टेटमेंट, उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस आप लिखते हो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हो, और रिकंसिलेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड इनकम करते हो। वेल्थ स्टेटमेंट में इसके अलावा कुछ नहीं होता। अभी हम बारी बारी इन सबको रिटर्न में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक ऑर्डिनेंस से पहले, ऑर्डिनेंस पढ़ाने से पहले एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, जहनों में ये चीजें बिठा लो। ये मैं मतलब इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसमें लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल होगी। बच्चे रिटर्न क्या होती है? रिटर्न में इनकम एंड टैक्स ऑन इनकम, ये आता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता। ये जो इनकम है,
ये यहां पर आके हिट हो रही होती है वेल्थ स्टेटमेंट में, और इसका टैक्स, ये याद रखिएगा। ये जो इनकम और टैक्स है ना बच्चे, ये इस रिकंसिलेशन के अंदर आके इस वाले थर्ड आइटम पे हिट हो रही होती है, यहां पर आप लिख रहे होते हो ये वाला जो हिस्सा है। रिटर्न किधर लिखा, ये इनकम एंड टैक्स ऑन इनकम, इनकम भी लिखोगे और उस पर जो टैक्स है वो भी लिखोगे, ठीक है। ये सिंपल सी लैंग्वेज है। यहां पर किसी को कंफ्यूजन, कोई अल्फाज में कंफ्यूजन, कोई समझने में कंफ्यूजन, ठीक ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। किधर लिख रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, इतनी क्या क्या लिखना शुरू कर देते हो तुम लोग, इतनी कोई साइंस थोड़ी है। अच्छा, सिंपल सी बात है, नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न मैंने फाइल करनी थी, क्योंकि मेरी रिटर्न मैंने आपको बताया कि 30 सितंबर ड्यू डेट थी, मैं फाइल कर चुका हूं। सो मैं अभी आपको एक लाइव जो रिटर्न है वो नहीं दिखा सकता, बट मैं इस रिटर्न का, जब मैंने लेट से रिवाइज करनी है, कोई भी मसला है, तो इसका एग्जैक्ट रेप्लिका जो है वो रिवीजन में होता है। तो मैं आपको रिवीजन दिखाने लगा हूं, ठीक है, दिखाऊंगा रिवीजन, समझे आप उसको कि यही है सेम, कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। और मैं बताऊंगा कि ये वाले क्यों होते हैं, दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट समझे कि मैं आपको अभी ये बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। ओ यार, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हो ये किसी की खुली हुई हो तो पता चले। रिवीजन ऐसे अलाउ नहीं होती, पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, महीने से कुछ ज्यादा हो गया वो, इसलिए थोड़ा सा है कि इसमें हिंज है, मैं उसी इसलिए मैं वो रिवाइज वो खोल रहा था आप लोगों के आगे। और अगर सर जो रिवीजन करनी है मेरे नॉर्मल रिटर्न में, मतलब ऐसी 4 लाख की रिवीजन करनी है तो नहीं करना है तो हो जाएगी नहीं, उससे ऊपर करता है तो हो जाएगी। ऊपर हो जाती है, नीचे नहीं होती, नीचे नहीं होती। अल्लाह करे खुल जाए कसम से, इसमें वो आ ही नहीं रही। एक मिनट बच्चों, किसकी रिवीजन खुली हुई है मेरे पास, रिवाइज रिटर्न, रिवाइज रिटर्न मेरी नहीं हुई वैसे, मेरी नहीं हुई भी रिटर्न। हाँ फिर बताओ यार, ये सबसे अच्छा तो बंदा निकला यार इस टाइम। बताओ बच्चे, लॉगिन पासवर्ड बताओ। 337 हम्म 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 947 कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ, पी कैपिटल टेंशन ना ले यार ठीक है, कोई मसला नहीं बच्चे, छोड़ो यार 2022 की क्यों नहीं फाइल की अभी तक तुमने बच्चे? ओ यार, क्या ये गंदी रिटर्न है फाइल करते रहते हो, सिंप्लीफाइड वर्जन पे जरूर जाना होता है तुमने। चलो डिलीट कर दे कुछ नहीं होता यार, ओ तेरी खैर, ये सही है इसका काम, सही कारोबारी बंदा है। चलो बस, क्योंकि क्या हुआ है, मैंने डिलीट कर दी तुम्हारी जो पहले रिटर्न तुमने रखी हुई थी, ड्राफ्ट रिटर्न। चलें बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा, नजर आ रही है बच्चों, क्लियर है ना, ठीक है। ये कुछ रिटर्न, ये मैं अभी सैलरी रिटर्न पे जा रहा हूँ, अभी सिर्फ रिटर्न समझाने लगा हूँ, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये मैंने एक टैब खोला है एम्प्लॉयमेंट में, सैलरी, सिर्फ और सिर्फ सैलरी, अभी मैं सिर्फ सैलरी पे जा रहा हूँ। आप इसमें अगर रिटर्न को गौर से देखें तो इसमें प्रॉपर्टी भी आ रहा है, ठीक है,
इसमें बिजनेस भी आ रहा है, जितना भी मेरा बिजनेस था जो भी है, इसमें कैपिटल एसेट्स भी आ रहे हैं, मतलब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस व्हाटसोएवर जो हमारा जो भी है। अदर्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारे हेड्स ऑफ इनकम है। अच्छा ये मैंने अभी आपको नहीं बताया वैसे ना, ठीक है चलो मैं बताता हूँ। टैक्स चार्जेबल आ गया, जो भी टैक्स है हमारा, और ये वेल्थ स्टेटमेंट आ गई 116 की, ठीक है बच्चों। तो ये इसको मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तब वो शो होगी, ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट आ गई। अच्छा बच्चों, किसी को हेड्स ऑफ इनकम का पता है? याद रखना बच्चों, मैं बताता हूँ। हमारे पास हेड्स ऑफ इनकम ये हैं। वन, सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, को एंड में करो, बिजनेस, अदर सोर्सेज। अभी हम इसके ऊपर हैं, सैलरी के ऊपर। सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस, अदर सोर्सेज, ठीक है बच्चों। मैं डीप से डीप जाता जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, आसरा नहीं करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान में रखना है, मैंने कंसेप्ट पढ़ाना है आप लोगों को, कंसेप्ट ध्यान में रखना है। जहां की चीजों की मुझे बताइएगा, मैंने लॉ भी पढ़ाना है अभी आपको, ठीक है बच्चों। सैलरी क्या है? कोई भी आपको बेनिफिट रिसीव करे, बेनिफिट रिसीव हो। अब बेनिफिट यहां पर मैं दो तरह के बेनिफिट बताता हूं। अब बेनिफिट है यार, इसको दूसरी तरफ लैंग्वेज में दो, एक्सपेंस। आपका बेनिफिट हो रहा है, कंपनी का एक्सपेंस हो रहा है। बच्चों ये ना लॉन्ग टर्म ना, ये जब मैं बता रहा हूँ ना बच्चों, ये मेहरबानी फरमाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपेंस आपका बेनिफिट है बच्चों, कंपनी का एक्सपेंस है, ठीक है। एक्सपेंसेस मतलब वेरियस नेचर के होते हैं। एक वर्ड आएगा बच्चों, एडमिसिबल। लिख ये बच्चे लिख लो, एक वर्ड आएगा एडमिसिबल, ये मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। एक्सपेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये क्या आएगा? टैक्स डिडक्शन। ये क्या आएगा? एडवांस टैक्स वर्ड। अच्छा, ये वर्ड्स बच्चों आपके ना लॉ में कॉमनली यूज होंगे वर्ड्स, ठीक है बच्चों। सैलरी हमारा, हमें बेनिफिट हो रहा है, बट कंपनी को एक्सपेंस हो रहा है। कंपनी इस एक्सपेंस के, कंपनी के लिए ये एक्सपेंस अलाउएबल है कि नहीं अलाउएबल, अलाउएबल या नहीं अलाउएबल। एडमिसिबल का मतलब है ये अलाउएबल है। अगर नॉट अलाउएबल है, नॉट अलाउड, तो इनएडमिसिबल। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल से, आप थोड़ा बहुत अकाउंट से नॉलेज रखते हैं। रेवेन्यू, एक अमाउंट आई थी सर्टेन, जनाब बज रहा है किसी और का बज रहा है, ठीक है। रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, एक अमाउंट आ जाती है, ठीक है। यहां पर आए थे एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस आ गए सर्टेन अमाउंट, यहाँ पे आए थे नेट प्रॉफिट, ये आपका एक नेट प्रॉफिट आ गया।
फिर आता है आप टैक्सेशन, इस पे एक परसेंटेज लग जाती है एट द रेट ऑफ सम परसेंट, यहाँ पे आपका टैक्स निकल आता है, टैक्स पेएबल। ये आप लोगों ने ना कॉमन कंसेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, जिधर जिधर देखा होगा, सिंपल कंसेप्ट है। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं सिंपल बता देता हूँ। आपको माहाना तनख्वाह आती है, अगर तनख्वाहदार तबके हो, आपको पैसे आ रहे हैं, आपको खर्चा निकालते हो, कोई ना कोई घर का मेन बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी मेन जो बिल है वो निकाल देते हो, वो निकल गया, आपके पास एक कोई अमाउंट बच गई। उसके बाद आपके जी बीवी के खर्चे, जी लेट से ये वाले एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, कपड़े लेके देने, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके एक्सपेंसेस आ गए, या आपका नेट प्रॉफिट है जो मेन आपका बच गया, जो असल आपकी सेविंग है। इस सेविंग के ऊपर अगर हम उसकी बात करें, वालिद साहब ने खींच लिए, किसी ने खींच ली, दादी भी ने खींच ली, तो ये यहाँ पर हमारा दादा दादी वगैरह सारा कुछ ये है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको बिजनेस लैंग्वेज में बात करें तो हमारी सेल्स होती है, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स होगी, उसमें से हमारी डायरेक्ट कॉस्ट निकल रही होती है, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट कॉस्ट, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमारी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस निकलते हैं, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, इस नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। तो मैं जो एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, जो सैलरी की, वो यहां पर वाली बात है। ठीक है बच्चों, अभी अभी जरा इंटेक्ट रखिएगा अपने आप को, जहन जरा खोल के रखिएगा। ये एक्सपेंस या एफबीआर, एफबीआर कहता है कि मैं नहीं मानता, तुसी जो मर्जी जितना मर्जी एक्सपेंस लिख लो, मैं नहीं मानूंगा ये एक्सपेंस, तो नॉट अलाउेबल। अगर वो कहते हैं ठीक है जी आपका जायज एक्सपेंस है, तो अलाउेबल एडमिसिबल एक्सपेंस, सिंपल सी बात। एफबीआर जो एक्सपेंस को मानेगा, लॉ की लैंग्वेज में वो एडमिसिबल एक्सपेंस है, कंफ्यूज ना करिएगा, लॉ की लैंग्वेज में एडमिसिबल है, हमारी लैंग्वेज में अलाउेबल एक्सपेंस है, सिंपल से देसी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो, कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, डायरेक्ट डायरेक्ट आपके एक्सपेंसेस जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास आ बच्चे, मैंने कहा जो सैलरी है ना, सैलरी वाला जो एक्सपेंस है वो यहाँ वाला मैंने एक्सपेंस बात की है। ठीक है, ये मैं कौन से बच्चे नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद मैंने नेट प्रॉफिट से पहले पहले जो एक्सपेंस है ना वो सैलरी में डाला हुआ है। यहाँ पर भी सैलरी आ सकती है अगर आपकी जो है सर्विस इंडस्ट्री हो, तब भी कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन सकती है। एक्सपेंस तो कंपनी का है ना, तो चाहे इधर लिखो गलत है, एक है आना तो नेट। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब ये होता है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम कहते हैं, सीओजीएस कहते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पर्पज ऑफ इस रेवेन्यू को एक्वायर करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा होते हैं। सिंपल सी बात इतनी सी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना, जैसे पी एंड एल अकाउंट है। तुम एक फैक्ट्री में काम करते हो, लेट्स तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो, ठीक है, फैक्ट्री क्या बना रही है, लेट से बताओ क्या कोई या कोई अच्छी चीज बनाना, ठीक है, पंखे बना रही है, ठीक है, पंखे बना रही है, पंखे का रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से पंखे तैयार होंगे, ठीक है, तारे सारे सारा कॉइलिंग वायरिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो एक पंखे का आपको कॉस्ट पड़ जाएगी, एक कॉस्ट पड़ जाएगी कि इतने का मेरा पंखा मुझे पड़ा है, ठीक है। आपकी सेल्स क्या है, आपको पड़ा है 2000 रुपए का, आप 3000 का बेच रहे हो, तो रेवेन्यू में 3000 किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 2000 आ गया। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, सिंपल सी बात है। बाकी उसको हासिल करने के लिए आप मैनेजमेंट भी एक्सपेंस कर रहे हो, फैक्ट्री का रेंट भी दे रहे हो, आप एडमिन भी इस तरह रन कर रहे हो, बंदे रखे हुए आपने, सेलिंग पे आपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने किसी और आगे गाड़ियां शाड़ियां रखी हुई है, तो वो आप सारा एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट है बच्चे, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लॉ की लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लफ्ज नहीं है, मैं वो कह रहा हूँ एडमिसिबल इनएडमिसिबल का लफ्ज है। ये मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, लॉ की लैंग्वेज में डायरेक्ट इनडायरेक्ट लफ्ज ही नहीं है, ऑर्डिनेंस की लैंग्वेज वर्ड है एडमिसिबल। तो हमारा एक्सपेंस लॉ अगर कहता है हाँ जी अलाउेबल है, तो अलाउेबल है, नहीं अलाउेबल तो इनएडमिसिबल है। आप इस रेवेन्यू में से ये एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, दिस एक्सपेंस इज अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड, तो आपका ये एक्सपेंस नहीं होगा, ये एक्सपेंस ही नहीं होगा। जब एक्सपेंस ही नहीं होगा तो जितना ग्रॉस प्रॉफिट है उतना आपका नेट प्रॉफिट है।
उस पर टैक्स हो जाएगा। सो ये इस तरह स्टोरी है। समझ आ रही है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मिक्स नहीं होना। एडमिजिबल होगा तो एक्सपेंस लिख सकते हो, इनएडमिजिबल है तो एक्सपेंस लिख ही नहीं सकते आप। आपका जितना नेट प्रॉफिट है, जितना ग्रॉस प्रॉफिट, जितनी सेल्स है, उतना ही आपका नेट प्रॉफिट, उसी पे टैक्स लग जाता है। ठीक है बच्चों? ये एडमिजिबल बनने की कुछ कंडीशंस हैं। इस एडमिजिबल बनने की, इस पे टैक्स डिडक्शन होनी चाहिए। इसे कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। आपके इस एक्सपेंस, मैं अभी यहां से चल रहा हूं, ठीक है बच्चे? अभी सैलरी के पे आगे हम थोड़ा सा मूव नहीं कर रहे, हम इसकी नेचर समझ रहे हैं थोड़ा सा। एक्सपेंस है, अगर इस एक्सपेंस पे टैक्स डिडक्शन होगी, विद होल्डिंग हमने टैक्स किया होगा, तो अलाउएबल है, एडमिजिबल है। अगर नहीं किया हुआ तो इनएडमिजिबल है। विद होल्डिंग टैक्स को एक और वर्ड भी यूज करते हैं, एडवांस टैक्स। ठीक है? एडवांस टैक्स के लिए आप बच्चों एक चीज लिख लो, सेक्शन 147 से लेके 155 फिलहाल लिख लो। ठीक है? 156 वाला नहीं पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे 147 से 155 सेक्शंस। ठीक है? ऑर्डिनेंस के जो सेक्शंस हैं। तो एडमिजिबल में आप रिपीट करता हूं, सैलरी, हमारे हेड्स ऑफ इनकम, इनकम कौन कौन से हैं? सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्सेज। मैं जो यहां पर कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं ये सब में यूज होगा, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट कर नहीं सकूंगा। ठीक है? आप मुझसे सवाल पूछ दीजिएगा, मैं ये चार्ट नहीं बनाने वाला। ठीक है ना? ये सिंपल है, एक बेनिफिट, लेकिन कंपनी का ये एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी इसको अलाउएबल कर सकती है या नॉट अलाउएबल एज पर लॉ। अगर कंपनी ने एडमिजिबल बना लिया, हमने कह लिया कि एज पर लॉ एडमिजिबल है, एज पर लॉ माना, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं इसको एडमिजिबल बनाने के लिए। अच्छा, इसकी कुछ कंडीशंस हैं एडमिजिबल बनाने के लिए। वो क्या है? एक कंडीशन है टैक्स डिडक्शन होनी चाहिए इसके ऊपर, टैक्स डिडक्शन ऑन स्पॉट टैक्स डिडक्शन होनी चाहिए। जैसे कि लेट से कि मेरी सैलरी थी, कोई बच्चे फिगर बताओ, कोई अच्छी सी फिगर बताओ। सैलरी तो नहीं मिल रही है। 1.5 लाख रुपए। ठीक है? ये है मंथली। ठीक है? इसको हमने क्या करना है, याद रखो बच्चों, मैं बता रहा हूं, मल्टीप्लाई पे 12 कितनी बन गई बच्चे? करो जरा यार, 18 लाख। ठीक है? ये हमारी निकल आई ईयरली सैलरी। इसको हमने एक रेट से, रेट ऑफ टैक्स है ये मैं बताता हूं, ऑफ टैक्स से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया, हमारी लेट से अमाउंट निकल आती है, टोटल अमाउंट निकलेगी लेट से के 1,20,000। ठीक है? ईयरली टैक्स मेरा इतना है। इस ईयरली टैक्स को मैं डिवाइड करूंगा बाय 12। जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मंथली एक टैक्स निकल आएगा, लेट से 10,000, सॉरी 10,000। ये 10,000 मेरा हर महीने सैलरी से कटना चाहिए। मतलब 15 लाख है, 15 लाख में से, 15 लाख में से जो मुझे टेक होम है, मेरी टेक होम, वो होनी चाहिए 1,40,000। यहां तक अभी बात कोई कंफ्यूज तो नहीं कर रही किसी को? क्या कर रही है मैडम, बताएं। तो वो जो आपने टैक्स रेट होता है वो निकाले ना, उसको समझ नहीं। टैक्स रेट मैंने नहीं, मैंने अभी मैं बताया, मैं टैक्स रेट में बताता हूं अभी कि कहां से उठाना है। इसको फिलहाल मल्टीप्लाई छोड़ दे, मैंने बस कहा है कि 18 लाख हमारी सालाना सैलरी निकल आई, इसका एक रेट हमें, मैं बताऊंगा कहां से रेट दिए हुए हैं, उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेट से कि जिस जो भी रेट था, फैक्टर था, यहां पर हमारा टोटल साल का टैक्स बन गया 1,20,000।
ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, तो हमारा मंथली टैक्स निकला है 10,000। ये कटेगा 15 लाख में से 10,000 कटेगा, तो ये हमारी टेक होम सैलरी है। तो हमारा बेनिफिट जो यहाँ पर आ रहा है, लिखना कितना चाहिए हमें, कितना लिखेंगे बच्चों बताओ? नहीं, 150। ठीक है, हमारा जो टैक्स हो, टैक्स ऐड करके हमारा बेनिफिट है, टैक्स हमने पे कर दिया तो हमारा बेनिफिट इतना बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं रीजन। लेकिन ये अगर एक्टिविटी हुई है तो ये विदहोल्डिंग, इस जो टैक्स कटा है इसको कहेंगे हम विदहोल्डिंग टैक्स। 10,000, तो 10,000 टैक्स कटा है वो हमारा विदहोल्डिंग टैक्स है, उसको टैक्स डिडक्शन भी कहेंगे। उसी को जिस रेट से मल्टीप्लाई किया एज पर 149 सैलरी का जो टैक्स डिडक्शन है, सैलरी का 149 होता है, 149 के तहत टैक्स डिडक्शन करनी पड़ती है। और वो हमने जो मल्टीप्लाई का जो फैक्टर लगाया है वो इस सेक्शन 149 में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखना सेक्शन 149 में लिखा हुआ है, ये एडवांस टैक्स है। अगर ये हरकत होती है तो ये जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है ये एडमिसिबल हो जाएगा कंपनी के लिए। हमारे लिए कितनी इनकम है? 1.5 लाख। कंपनी के लिए अलाउएबल एक्सपेंस है, कंपनी के लिए 150 अलाउएबल है। कंपनी ने 1.5 लाख दिया है, कंपनी ने अपने अकाउंट से 1.5 लाख निकाला है, हमें उसने 1.5 लाख दिया है, लेकिन टैक्स काट के हमारे पास जो टेक होम 1,40,000 है, लेकिन बेनिफिट तो हमें 1.5 लाख का है ना। टैक्स शामिल है उसके अंदर। टैक्स देना ऐसे है कि अभी बताता हूँ, टैक्स हमारे लिए टैक्स एक मैंडेटरी चीज है, अगर हम उसको नहीं देंगे तो ये इलीगल हरकत है। इलीगल बच्चों, इलीगल। ये नहीं कि आपने मतलब वो वैसे ही हो गया छोटा मोटा मजाक, नहीं, दिस इज इलीगल, ये फेलनी है, ये आप क्राइम कमिट कर टैक्स ना देना। तो अगर आपको बेनिफिट कितना आया? 1.5 लाख, लेकिन टैक्स ऑन स्पॉट कट गया, बस कहानी खत्म है। बस आप 1,40,000 को यूज कर सकते हो, 10,000 को आपने टैक्स के तौर पे यूज कर लिया, तो वो उस तरफ चला गया, बट डजेंट मीन कि ये किस तरह जाएगा। तो आपने अपनी रिटर्न में एट द बिगनिंग 1.5 लाख से शुरू करना है। वहां पर ऑल दो लिखा होगा बच्चों, मैं ये उधर रिटर्न पे जा रहा हूं, वहां पे लिखा होगा एनुअल सैलरी, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12-18 लाख लिख रहे होगे आप। लेकिन बेनिफिट आपको मैं वैसे रफली बता रहा हूं कि आप 1.5 लाख के हिसाब से लिखोगे, 1,40,000 के हिसाब से नहीं लिखोगे बच्चों। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन इस पूरे थोड़े जो फजूल सा चार्ट बना हुआ है एक, ठीक है। विद होल्डिंग ऑफ टैक्स जो है, विद होल्डिंग टैक्स उसको टैक्स डिडक्शन हम कहेंगे। ठीक है, सिंपल। अगर ये होगा तो ये एडमिसिबल होगा। ठीक है, मैंने अभी एक कंडीशन बताई है। एडमिसिबल जो है ना बच्चों, एडमिसिबल, एडमिसिबल याद रखो, मैंने अभी एक कंडीशन बताई है। एडमिसिबल बनने के लिए ना बच्चों बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं बंदे को। ठीक है ना, वो मैं अभी जब हम बिजनेस इनकम करेंगे ना, मैं आपको साथ साथ बिजनेस इनकम पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए सिंपल। अच्छा अच्छा, दो बातें। आपके पास एसेट्स, आप एक एक्सपेंस करते हो, इसको मैं बच्चे मिटा रहा हूँ। ठीक है, आई होप ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, जो पूछना हो तो पूछ लेना बच्चों। आपके पास एक्सपेंस है, एक्सपेंस की दो दो चीजें होती है मेन, ये बच्चों याद रखिएगा। एक होता है रेवेन्यू नेचर, एक होता है कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का कोई मुझे डिफाइन करेगा कोई? रेवेन्यू नेचर का क्या मतलब होता है? कोई एनीवन, किसी को कोई पता है कि क्या होता है रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर? बिल्कुल परफेक्ट। इसका बेनिफिट जो है 1 ईयर से लेस हो। ठीक है, और कैपिटल नेचर जिसका बेनिफिट जो है मोर देन या ग्रेटर देन 1 ईयर हो। बच्चों ये हमारा होता है एसेट, याद रखिएगा। ये हमारा होता है एक्सपेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये जाएगा P&L में। ऑल्दो नेचर एक जैसी है, ऑल्दो वर्ड एक है एक्सपेंस,
लेकिन हमारा ट्रांजैक्शन इस तरह आके इनकर होती है बेनिफिट की बेसिस पे कि बेनिफिट 1 साल 1 साल से ज्यादा है, जो भी है ये कंसेप्ट अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, चलें बच्चों आगे थोड़ा सा। हाँ हाँ, शीट ही होती है, बिल्कुल सही। प्रॉफिट एंड लॉस में बचे आ जाओ। अभी हम वापस चलते हैं इसकी तरफ, इस कंसेप्ट की तरफ, सैलरी की। बच्चों इनकम टैक्स रिटर्न है ना, इसमें एक चीज याद रखना है आपने, रिटर्न में जैसे मर्जी हो, रिटर्न में जो कुछ मर्जी लिखा हो, जो रिटर्न का फॉर्मेट है, आपने चलना है एज पर लॉ। लॉ आता है तो रिटर्न मॉडिफाई हो सकती है, रिटर्न चेंज कर सकते हो तरीके से, एक टेक्निकल तरीके से। लॉ नहीं आता तो जो उधर लिखा हुआ है वैसे डाल दो डेटा, जैसा टेबल बना हुआ है, चार्ट बना हुआ है, वैसे डाल दोगे डेटा। सैलरी जो है बच्चों आपका एक इनकम है, एक इनकम का हेड है बच्चों, ठीक है। सैलरी इज एन इनकम। इस इनकम को इनकर करने में आपको सर्टेन एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप में से जॉब कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करे। जॉब कौन कौन करता है, आप करती हैं, वो कौन जॉब करता है, जॉब कोई करता है, कोई नहीं जॉब, तुम नहीं जॉब करते, अच्छा तुम पढ़ रहे हो अभी, तुम भी पढ़ रहे हो बच्चे। तो सैलरी को जी हासिल करने के लिए क्या क्या आपको एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं बताएं जी। हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एग्जैक्टली। और कोई बच्चे, बच्चे बताओ। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है, और इस तरह के मतलब, हाँ मतलब वो ट्रैवलिंग आ गया ना इस तरह, ठीक है। उसी के अंदर जैसे कि बाइक हो गया या ये कार होगी, ये आपके एसेट्स हैं। सो ये एक्सपेंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है ना। सो ये आपके गलत है बात, ये बात समझ आती है, ठीक है ना बच्चे। सैलरी में से आपकी एक इनकम आ गई, सैलरी इनकम, इसमें से आपने लेस करना है एक्सपेंस। एज पर लॉ आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, सैलरी में से कुछ भी नहीं निकाल सकते, बकिया सब में निकाल सकते हो, सैलरी में नहीं निकाल सकते। एक एक्सेप्शन है, वो है मेडिकल अलाउंस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को अभी तक। आपने सैलरी में से जितनी भी आई है एज इट इज आपने लिखनी है, जितना भी आई है आपको, आपने एज इट इज लिखनी है। आपको सैलरी हासिल करने के लिए ट्रैवलिंग बेयर करनी पड़ रही है, मोबाइल बेयर करना पड़ रहा है, लैपटॉप का एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा है, लेट से ये एक्सपेंस है लेट से, तो आप माइनस नहीं कर सकते इस इनकम को हासिल करने के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हो, मेडिकल अलाउंस। हमने शुरू में जो सेशन किया था उसमें हमने पढ़े थे कुछ एग्जम्पशंस का वर्ड, आपने याद हो अगर, एग्जम्पशन का वर्ड पढ़ा था, रिबेट्स का वर्ड पढ़ा था, कंसेशंस का वर्ड पढ़ा था, ठीक है। ये अभी हम उसको एक उसका ना सिर्फ एक लाइन में बताने लगा हूँ, ठीक। हाँ मैं बताने लगा हूँ, इसी को मैं वजह से बताने लगा हूँ। आपकी सैलरी आई है, ठीक है। सैलरी भी दो तरह की होती है आपकी, ठीक है।
एक है बेसिक सैलरी, एक होती है ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी तय होती है, ये हमारी लॉ की टर्मिनोलॉजी है, ये आपकी तय होगी कि आप जो काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं, उसके मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, ये मैं आपकी 1.5 लाख दूंगा। टैक्स कटना है, याद रखो बच्चों, टैक्स कटना है, टैक्स ग्रॉस सैलरी पे कटेगा, ठीक है, ये मिक्स नहीं करना। ग्रॉस सैलरी अलाउंस मिला के बनती है। हाँ, अब जो बेसिक सैलरी है इसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी? ऑल अलाउंसेस, बोनसेस, पर्क्स। अगर पर्क्स जो हैं आपके वो कोई आइटम हो तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट आइटम, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई सोविनियर दे दिया है, ठीक है, कोई सोविनियर दिया तो आप उसकी मार्केट में जाएंगे, उसकी वैल्यू लगवाएंगे, जो उसकी वैल्यू लगेगी वो आपका बेनिफिट होगा, ठीक है, जो सैलरी में ऐड हो जाएगा। लेट्स सोविनियर समझ ना, सोविनियर की, ठीक है। लेट्स से कि कोई भी चीज आपको मालिक ने दे दिया कि ये पंखा आपका हुआ, ठीक है, आप जब लेके जाते हो, जो पंखे की वैल्यू है, आप मार्केट में जाते हो तो वो कहते हैं ये 500 रुपए का है, तो 500 रुपए आपकी सैलरी में एक तरह से ऐड अप हो जाएगा। तो जो उसकी, क्योंकि वो एक आइटम है, उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू एट दैट टाइम होगी वो आपका लगेगा। अच्छा, इस बेसिक सैलरी में ये चीजें ऐड होने के बाद जाके टोटल आपकी सैलरी बनती है। जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, हाउस अलाउंस हो गया, इससे जो भी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ग्रॉस सैलरी में ऐड होते हैं, बोनस में नहीं मैडम, बेसिक में ऐड होके आपकी ग्रॉस बन रही है। ये मैंने ये बना रहा हूँ, ये 1.5 लाख बनाया, ये जो यहाँ बनाया ना, ये तो बेसिक में ऐड होके इतना बन रहा है, ये बेनिफिट्स, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। आपका जो मेडिकल अलाउंस है, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी होता लॉ के अकॉर्डिंग है एज पर लॉ, ठीक है बच्चों। सो इसमें मैंने जो आपको डिफरेंस करके बताना ये जरूरी था कि ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, वो आपका एग्जम्प्ट होता है, ये आप इस पे टैक्स नहीं लगा सकते, आपको माफी मिली होती है सैलरी के ऊपर। यहां पर किसी को भी कंफ्यूजन है बच्चों तो बताओ, किसी को भी कंफ्यूजन? मैं आगे इसकी वर्किंग करके बताता हूं कैसे करनी है ये, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया ना बच्चों, बेसिक सैलरी और ग्रॉस सैलरी में एक सिंपल डिफरेंस है कि बेनिफिट्स नहीं होते बेसिक सैलरी और ग्रॉस, ग्रॉस में बेनिफिट्स होते हैं, बेसिक में बेनिफिट्स नहीं होते। तो बेनिफिट से पहले वाली जो सैलरी है उसके ऊपर मेडिकल अलाउंस आप ले सकते हो। मेडिकल अलाउंस 10% से ज़्यादा भी मिल रहे हैं, हाँ, वो लॉ के मुताबिक 10% समझो बात को। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, अगर अब सवाल आ गया, मेडिकल अलाउंस व्हेन एग्जम्प्ट, ये कंडीशन है, ठीक है। कब एग्जम्प्ट होता है आपकी सैलरी? अच्छा पहले इसको थोड़ा सा अब कर लेते हैं, आगे वर्किंग कर लेते हैं। यहां पे बच्चों मैं लेके चल रहा हूं इस जगह पे, आपकी बेसिक सैलरी थी 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 12, कितनी होगी? 12 लाख रुपए। ओए 1200, आपकी थी ग्रॉस सैलरी, ये थी आपकी 1.5 लाख, 18 लाख रुपए। यहां तक तो अब हम तक यहां पे हमने पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसको लेके, वो ये है कि हमने कहा है मेडिकल अलाउंस। अब हमने जो रिटर्न फाइल करनी है, जो रिटर्न है, रिटर्न में लिखेंगे सैलरी। यहां पर आगे बच्चों में आपके अंडरस्टैंडिंग, अभी हम जब उधर दिखाएंगे तो वो मैं बता रहा हूँ, 3 कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उधर से दिखाऊंगा। यहाँ पे आपकी सैलरी ईयरली बनी हुई है 18 लाख रुपए,
ये आ जाएगी, ठीक है। यहां पर है एग्जम्प्ट, यहां पर 10% ऑफ मेडिकल अलाउंस, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, यहां पर आएगी टैक्सेबल सैलरी। तो जो रिमेनिंग है, लेट से कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी 1,80,000 बन रहा है, 1,50,000 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 16,50,000। तो आपका जो टैक्स है बच्चों, एज पर रिटर्न टैक्स इस अमाउंट पे लगेगा। इसको हम फिर टैक्सेबल सैलरी कहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है मेरा, अब मैं ये हमारा रिटर्न का एक तरह से पोर्टफोलियो बना हुआ है, आगे मैं डाल के दिखाता हूँ। मेडिकल अलाउंस में क्या है बच्चे, उसने कहा है कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हमारी बेसिक सैलरी के 10% 1,20,000 है, मल्टीप्लाई पर 10% करो तो बच्चों ये बनता है 1,12,000 बनेगा, कितना बनेगा 10%, 1,00,000, नहीं मैंने कितना किया है, 12 लाख है, 1,20,000 बन जाएगा। ऐसे नहीं बनेगा बच्चे? हाँ बच्चे, तो इधर से एज पर दिस अंडरस्टैंडिंग, अगर इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मैं भी यहाँ करता हूँ, ये बनता है आपका 1,20,000, तो आपकी यहाँ पे बन जाएगी 16,80, ठीक है, 16,80 अमाउंट बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि 1,20,000 आपकी बेसिक सैलरी एग्जाम था, सिर्फ ये तब अलाउ है ओनली जब आपको कंपनी मेडिकल बेनिफिट नहीं दे रही। अगर उसने आपको जेब से पैसे दे दिए हैं, आपको जो भी खर्चा हुआ आपको पैसे दे दिए हैं, तब ये अलाउ नहीं है। अगर उसने पैसे दे दिए हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो आपकी सैलरी में से एग्जाम, क्योंकि आप अगर जेन में कंसेप्ट लाओ, सैलरी मिली, आप सारा कुछ जेब से खर्चा कर रहे हो, तो हुकूमत कहती है यार 10% जो है यार, तू 10% पे टैक्स ना दे, 90% पे टैक्स दे दे मुझे, हुकूमत ये कह रही है बेसिकली, तो समझ सेंस बनती है। लेकिन अगर वो कहती है कि अगर तुझे मेडिकल अलाउंस जो वो क्या है 10%, तेरा जो मेडिकल का खर्चा है, तू अपनी जिंदगी जो चला रहा है, तू जो सांस ले रहा है, पाकिस्तान में जी रहा है, उसके तू 10% माफी है तेरे लिए, ठीक है। अगर तू सांस लेता है, माफी मतलब इसकी माफी मिलेगी, अदरवाइज अगर यही पैसे तुझे तेरे मालकान दे रहे हैं तो तू सांस भी उनके कहने पे ले रहा है, तो तुझे ये माफी नहीं है, तो 10% भी तेरे सैलरी। सो अगर 10%, लेट से कि कोई 15% दे रहे हैं, जो तुम्हारी बात थी, 20% उसको पैसे दे रही है उसी कंपनी वाले, उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी लेट से इंश्योरेंस हुई हुई है, वो पैसे मिल रहे हैं उसको, तो ये मेडिकल अलाउंस अलाउड नहीं है, टैक्स लग जाएगा। मैंने यही बताया बच्चे, सैलरी में से अगर कोई खर्चा निकल सकता है तो वो मेडिकल अलाउंस है, नहीं इसके निकलने की भी एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर ये जो खर्चा है ये आपको कोई पे ना करे, अगर पे कर दिया तो कहानी खत्म, ठीक है। पे नहीं करा तो फिर अंडरस्टूड है कि 10% डिडक्ट करके 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ये वर्ड याद रखिएगा। फिर एग्जाम्पशन के कॉलम के अंदर हम यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली 18 लाख हो जाएगा। यहां पर किसी को कंफ्यूजन, ठीक है, ये हो गया, यहां तक क्लियर है। एक चीज आगे लेके चलते हैं, फाइनल चीज है, सैलरी रिटर्न हमारी खत्म होने वाली है। सैलरी क्या है, आगे से क्या है, अब हमारी वेल्थ स्टेटमेंट थी 116, उसमें हमारी एसेट कितना बढ़ गया। वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आएगा, मैं आपसे ना जुबानी वर्बली पूछ रहा हूं, आपको पास टोटल पैसे कितने आए, 18 लाख रुपए, इसमें से टैक्स कितना निकल गया, टैक्स निकल गया, हमने कहा था 1,20,000 टैक्स निकल गया हमारा, ऐसे ही था ना, नहीं कितना टैक्स था, नहीं ये तो मेडिकल अलाउंस था, टैक्स निकल गया लेट से 1,50,000 रुपए, और नहीं 1,20,000 ही हमने टैक्स बनाया था, तो हमारा इसमें से 1,20,000 हमने लेट से टैक्स निकाल दिया, हमारे पास कितने बचे हैं, 16,80,000। ये 16,80,000 में हमने घर की बिजली के बिल भी दिए, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, सो कॉल्ड हमने गाड़ी भी कार भी खरीद ली,
हमने कोई पैसे बैंक में भी रख दिए। सो जितनी भी चीजें हैं, अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं बच्चों, ये हमने इस 16,80,000 में से कर रही हैं, ठीक है। 16,80,000 को हमने आगे कहाँ का एक्सपेंस आउट किया है, हमने वो मेंशन करना है वेल्थ स्टेटमेंट में। एक और चीज होती है बच्चों यार, आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एक सवाल आता है मुझे ना सारे लोग सवाल पूछते हैं, आपके बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपको आपके भाई ने 1 करोड़ रुपए दे दिया, 10 मिलियन जो भी है, 10 मिलियन रुपए आपके भाई ने जमा आपके अकाउंट में भेज दिए, बाहर से भेज दिए। एफबीआर क्या करेगा, हमारे पास टोटल पैसे तो थे 18 लाख रुपए, जिसमें से 1,20,000 टैक्स कट गया, 16,80,000 हमने यूटिलाइज कर लिया आगे, हमारे पास 10 मिलियन ये जो आ गया है। एफबीआर कहेगा ये तो तुम्हारी इनकम है, हम कहेंगे जी इनकम नहीं है, हम कहेंगे ये नहीं, नहीं, ठीक है, हम कहेंगे ये रेमिटेंस है या किसी के पैसे थे। वो एफबीआई कहेगा मुझे एफिडेविट दे दो किसके पैसे थे, मुझे उसकी तरफ से लिखा हुआ दे दो उसके पैसे हैं, उसने निकाली। हम होता ही है कि हमारे पास ये पैसे आते हैं और निकल जाते हैं, हम इनको प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं करते। तो अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जिस क्लाइंट की भी रिटर्न फाइल करनी है बच्चों, मैं ये असूल बता रहा हूं, जिस क्लाइंट की भी रिटर्न फाइल करनी है उसकी बैंक स्टेटमेंट जरूर लेनी है। एफबीआर कुछ नहीं मांग सकता किसी से भी मां सिवाय बैंक स्टेटमेंट के, वो कुछ नहीं करेगा तो बैंक स्टेटमेंट खुद निकलवा लेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में एफबीआई के पास मैक्सिमम या मिनिमम इंफॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट होती है। तो आपने लेनी है बैंक स्टेटमेंट अगले की। बैंक स्टेटमेंट जब ले लिया आपने, मैं अब ये आगे मैं थोड़ा सा रिटर्न फाइल करने का तरीका बताता हूँ, वो एक सेपरेट है, लेकिन ये एक चीज आ गई है बीच में। अच्छा मैं इसको रेज कर रहा हूँ, इसे कोई करना तो नहीं है, कोई लिखना तो नहीं है, इधर से रेज कर देता हूँ। बच्चे मैं आपको हौसला 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 हौसला, मैं ये आगे बहुत आगे तक चले गए आप, ठीक है ना, लेकिन आगे जाना जरूरी है। अच्छा ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, इधर आता है ओपनिंग बैलेंस, अगर किसी ने देखी हो तो यहाँ पे आता है वन लिंक से आपने जी इतना कर लिया, इतने विड्रॉ कर लिए, यहाँ पे दो चीजें आ जाती है, डेबिट क्रेडिट टोटल, ठीक है, यहाँ टोटल नहीं आ रहा होता लेकिन डेबिट क्रेडिट जरूर आ रहा होता है। तो बैंक के अंदर जो क्रेडिट साइड है ये होती है रिसीट साइड, बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, डेबिट साइड पेमेंट साइड, ठीक है, रिसीट साइड और पेमेंट साइड। आपने जब भी किसी क्लाइंट की रिटर्न फाइल करनी है तो रिसीट साइड जरूर देखनी है कि कितने पैसे, फिर यहां पर क्लोजिंग लिखा होगा या क्लोजिंग आ रहा होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑन 30/6/2023 और ओपनिंग आ रहा होगा 1/7/2022, ठीक है, एक साल की लेनी है, हर बार जिस जिस साल की रिटर्न फाइल करनी है उसकी लेनी है आपने। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा टोटल डेबिट ट्रांजैक्शन या जो भी डेबिट ट्रांजैक्शन, टोटल क्रेडिट, इस तरह होगा टोटल बैलेंस जो भी है ओपनिंग, और यहाँ आ रहा हो क्लोजिंग। सो यहाँ पे जो क्लोजिंग आ रहा होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि डेबिट ट्रांजैक्शन आपके जो पैसे निकल गए हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो आपके अकाउंट्स में पैसे आए हैं। सो हमारे इस ओवरऑल कोर्स का मकसद यह है कि आप लोगों को यह भी बताना कि रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो पर्पज इसकी मैं आप लोगों के जहन में ये प्रिंट कर रहा हूँ कि रिटर्न फाइल करनी है तो कैसे करनी है फाइल किसी की। आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो रिसीट साइड है ये आपने जरूर देखनी है कि जितने पैसे आए हैं, इसके अगर आप इसको जस्टिफाई ना कर सके तो आपके खिलाफ सेक्शन 111 के अंडर प्रोसीडिंग्स होगी। किसको जस्टिफाई ना करते हैं? क्रेडिट साइड को, रिसीट साइड को। हम कहते हैं ये हमें किसी बंदे ने पैसे दिए हैं, जस्टिफाई करो। हम कहते हैं ये हमारी इनकम है। होता क्या है, हमारी इनकम जो रेवेन्यू लिखा होता है ना बच्चों, रेवेन्यू कंपनीज का वो कम होता है और जो बैंक में बैलेंस होता है वो ज्यादा होता है।
तो वो कहते हैं आपने रेवेन्यू कम डिक्लेयर किया है, इसीलिए 111 में लगा रहा हूं। आमदन से ज्यादा असासे, रेवेन्यू कम है, असासे ज्यादा है, जो अक्सर का खबरों पे वर्ड चल रहा होता है। सो द पॉइंट इज, ये चीज आपने जरूर देखनी है। इसको रिकंसाइल करोगे तो रिटर्न सही है प्रॉपर, इसको रिकंसाइल नहीं करोगे तो रिटर्न आपको कल नोटिस आएगा, तो वो जो चीखेगा ना आपका क्लाइंट, वो सही चीख रहा होगा। ये मैं बता रहा हूं, आप गलत टैक्स, वो जैसे कह लो ना कि कंसल्टेंट हो गया, जो भी हो गया, ठीक है, ये चीज खास ख्याल रखना है। उससे बैंक स्टेटमेंट जरूर लेनी है। यहां पर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई है, कोई समझ नहीं आ रही बच्चों, तो मुझे बताओ, मैं फिर हम ऑनलाइन फाइलिंग की तरफ चलते हैं। लिख तो नहीं देते, देख लिए। चलो बच्चों, अहमद फराज भाई, यार याद आ गया, 3 रिटर्न है, इसके कितने पैसे लिखने चाहिए? अहमद फराज में कितनी सैलरी लिखे हैं आपकी? कि 10 करोड़ बताया था, कितने करोड़ बताया था तेरे सैलरी? टैक्स लगाते हैं। हाँ, चलो बताते हैं। अच्छा बच्चों, ये वो रिटर्न है बच्चों, सिंपल। मैं सैलरी के टैब पे हूँ, याद रखो, ये सैलरी का टैब है, ये सैलरी है। यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखनी है, अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये टोटल अमाउंट आ गई। अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल टैक्स। हमारा यहाँ पे ताल्लुक है अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो हमारी अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। इसमें से ये निकलेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगी। लेट से अमाउंट बताएं कोई भी, मैं फाइल सबमिट नहीं कर रहा बच्चे, टेंशन। हाँ, खुदा का खौफ कर दिया, ठीक है। 2 लाख कैलकुलेट पर ईयर निकालिए या पर ईयर निकालनी है। अच्छा एक मिनट, अब देखो बच्चे, मैंने 2 लाख डाली है, यहाँ पर कुछ नहीं डाला, एंड में ऑटोमेटिक आ रहा है। इसको मैं आगे से साथ, मैंने कहाँ कहाँ देखना है बच्चों, कंप्यूटेशन में मैंने जाना है, टैक्स चार्जेबल, टैक्स चार्जेबल पे जाऊंगा तो कंप्यूटेशन पे जाना है मैंने। कंप्यूटेशन पे क्लिक करूंगा बच्चों, तो मेरा यहां पर ये आ रहा है, विदहोल्डिंग एडमिटेड किधर गया, ये आ रहा है एडमिटेड। तो जो आप वेल्थ स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, वो होगी थी कंप्लीट? वो बात तो खत्म हो गई थी, हूँ अभी आएगी आगे से, हौसला हौसला, आगे आ जाएगी। इस बंदे की फाइल करेंगे ना फराज भाई की। डिमांडेड इनकम टैक्स बच्चों, ये जो डिमांडेड इनकम टैक्स है, डिमांडेड इनकम, सॉरी, एडमिटेड इनकम टैक्स, एडमिटेड इनकम टैक्स मेरा कुछ भी नहीं आ रहा। जो टैक्स में वर्ड यूज होगा मेरा टैक्स पेएबल, वो होगा, अगर रिटर्न के साथ दूंगा तो एडमिटेड इनकम टैक्स, अगर रिटर्न के बाद दूंगा, अगर कोई लेट से मेरा कोई केस खराब हो जाता है, मेरे खिलाफ हो जाता है, तो टैक्स पेएबल, ठीक है, या डिमांडेड इनकम टैक्स। ये डिमांडेड इनकम टैक्स मेरा वो वाला टैक्स है अगर मेरी लायबिलिटी बन जाती है आफ्टर रिटर्न फाइलिंग, आफ्टर रिटर्न फाइलिंग। लेकिन रिटर्न के साथ जो मेरा टैक्स बनता है उसको वर्ड यूज करते हैं हम एडमिटेड इनकम टैक्स। तो एडमिटेड इनकम टैक्स मेरा 0 आ रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा। सो फराज भाई की रिटर्न 2 लाख जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं थी। टैक्सेबल के लिए ये हम कल देखेंगे, क्योंकि टाइम कम है, अभी हम रिटर्न को देख लेते हैं, ठीक है, इसका रेट्स को। अभी लेट से कि मैं इनकी इनकम को, ये है 6 लाख मेरे ख्याल से ब्रैकेट थी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखे ना बच्चों, मैंने साथ दबाना है कैलकुलेट, ये ऊपर कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट दबाऊंगा 2 दफा। जैसे ही दबाऊंगा 2 दफा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि 6 लाख तक मेरी इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो 6 लाख से ऊपर जैसे मैंने 1 रुपया भी लिखूंगा तो वो टैक्स बनाएगा। 2 दफा कैलकुलेट करूंगा, कंप्यूटेशन पे गया, अभी भी वैसे वो 0.00 बना रहा है। इसे करते हैं 6 लाख 5 रुपए, जीरो क्यों बना रहा है यार? न, न, न। तो रेट कितना था बच्चे, 149 का रेट कितना है? याद है किसी को? एक मिनट यार,
लाख तो बनना चाहिए बच्चे तेरा टैक्स। चलो खैर, नहीं बन रहा तो खैर कोई रीज़न होगी इसकी एफबीआर की। खैर आगे चलते हैं, इसको देखते हैं आगे से। एक मिनट यार, मैं किधर गया, अहमद फराज किधर गया, ये आ गया। 7 लाख वो वैसे मैं मजाक कर रहा था, एक तरह से खेल रहा हूँ उन लोगों को दिखाने के लिए। बच्चे इसका टैक्स बन गया 5,000 रुपये। ठीक है, मतलब मैं जैसे जैसे ऊपर जाता जाऊंगा, मेरी अब अगर 8 लाख तक है जो भी है, वो एक लिमिट एक तय कर दी उन्होंने लिमिट कि इस इतना लिमिट का टैक्स होगा, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा। मैंने आपको वो कल मैं बताऊंगा कि किसके तहत ये कैलकुलेशन किस तरह होती है। ये कैलकुलेशन इस टेबल के तहत होती है, ये जो टेबल स्केड्यूल बना हुआ है इसके तहत ये होनी है। ठीक है, तो जितनी इनकम मेरी 6 लाख से बढ़ती जाएगी उसके ऊपर टैक्स लगता जाएगा। एक मिनट बच्चों, मुझे ना एक मिनट यार, ये आ गया। अगर ये इसकी हम इनकम कर देते हैं ना 50 6, कंप्यूटेशन, ये टैक्स बना दिया उसने कुछ 3 रुपए टैक्स बनाया हुआ है इसका, अहमद फराज भाई का। ठीक है, हाँ, 3 रुपीज़ बच्चे, ये 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ ये एडमिटेड टैक्स में जाएगा। सो ये टेबल, वही जो टेबल मैं बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, ये कैलकुलेट, इसमें मैं कल इस टेबल को समझाऊंगा मजीद। ठीक है, पॉइंट कहने का मेरा, अभी जो मैं रिटर्न की तरफ जाता हूँ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मुझे सालाना रिसीव हुआ, लेट से मुझे 18 लाख रिसीव हुआ, हम 18 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, तो इतना भी मेरा रिसीव हुआ, अभी मैं विदाउट मेडिकल अलाउंस लेके चल रहा हूँ इसको, तो मेरा रिटर्न एक सर्टेन अमाउंट टैक्स बनाती जा रही है। ठीक है, अगर जैसे ही अगर लेट से मैं कहता हूं कि मेरी कुछ इनकम एग्जम्प्ट है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो बन रही थी हमारी 1,20,000, तो अगर मैं इसको डालूंगा यहाँ पे ये एग्जम्प्ट है, तो बच्चों यहाँ पर मेरे टैक्स ऑटोमेटिकली उसने कम कर दिया। पहले 90,000 आ रहा था, अब 78,000 आ रहा है। ठीक है, सो हमारी सैलरी टैब, हमें लॉ पता होना चाहिए कि सैलरी हमें रिसीव कितनी हुई। ये 120 को हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? मेडिकल अलाउंस तो ये उसको पेज पे भी शो करेंगे कहीं? किस पेज पे बचे? किस पे? फोटो पे? नहीं बचे, कहीं नहीं लिखना। सैलरी जो है ना, यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकली हम चलेंगे, न्यूमेरिकली सैलरी, ये जो ये रिटर्न्स है ना, ये टोटल टोटल, ये सब में सिर्फ वर्ड न्यूमेरिकल आएंगे, कहीं आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ नंबर ही ऐड करोगे या माइनस करोगे, जो भी करोगे, जहां पे माइनस की जगह माइनस हो जाएंगे, ऐड होने जाएंगे, लेकिन नंबर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अटैचमेंट की ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने कुछ अटैच करना चाहते हो तो रिटर्न के साथ अटैच कर दो, अगर कोई ऐसी चीज है तो, अगर नहीं है तो ना करो अटैच, सिंपल सी बात है, मतलब नहीं है वो। एफबीआर आगे से खुद से हमसे सवाल पूछेगा कि भाई ये आपने इतना कैसे लिख दिया है, तो वो हम उस पर लेके चलेंगे। इसको थोड़ा सा आगे बच्चों लेके चलते हैं। यहाँ पे सैलरी की समझ आ गई बच्चों कि जो मैं 18 लाख बता रहा था वो वैसे आ जाएगा, 1,20,000 आ जाएगा, हमारी ऑटोमेटिकली सैलरी जो इनकम है वो निकल आई। हाँ सैलरी अगर 2 जगहों से आ रही है, ठीक है, तो दोनों लिख देंगे। अलग अलग जगह से, वो जो 1,20,000 का जो है ये मेडिकल अलाउंस 10%, दोनों जगह से अलग अलग कटेगा या एक ही दोनों मिक्स करके? दोनों को करके एक ही, ठीक है ना, मतलब तुम जो निकाल रहे हो अगर एक जगह से निकल आया है, तो जितना निकल गया वो तुम माइनस कर दोगे। लेट से मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ, तुम्हारा मेडिकल अलाउंस था 1,20,000, तुम्हें मिले हैं 60,000, तो 60,000 तो तुम ले सकते हो ना, तुम 60,000 ले लो उसके उस जगह पे, तो वो वहां से वो इतनी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, 60,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। तो वो उस तरह कर लो। क्लियर है ये? तुम सर नाम हिलाते हो और कहते हाँ हो, मुझे ये लगता है तुम्हारा, तुम मैं तुम सर में नाम हिला रहे हो और कर हाँ रहे हो यार। मतलब ये सही गोलमाल वाला सीन है, वो तो गोलमाल किसी ने देखी है गोलमाल यार, वो वाला सीन तो चला रहा है यार। उनका मतलब ये था कि अगर 8 लाख ये एक हाँ कंपनी से आपको मिली था, हाँ दूसरी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर
हाँ मतलब शो तो आप टोटल करेंगे, हाँ। लेकिन क्या वहाँ पे जो आपके एनुअल एग्जम्पशन होगा सिर्फ 10% करेंगे या 20% करेंगे? नहीं तो टोटल सैलरी कितनी होगी आपकी? 36 लाख। जी 36 लाख के ऊपर 10% बनाओ, सिर्फ 10%। अच्छा सर, दोनों मिला के हो? दोनों मिला के अगर 10%। दोनों कंपनीज नहीं दे रही तब हाँ ये भी हो, होगा सर 10% तभी तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं। तो 10% आपको जो 18 लाख मिलेगा ना तो वो भी देंगे, वैसे बात करो पाकिस्तान में, ठीक है। तो लेकिन 18 लाख अगर आपको दे रहे हैं, जनरल सी बात है, और 2 जगह पे आप जॉब करो तो 18 जमा 18 36 लाख, 36 लाख का बेसिक सैलरी कितना था? क्वेश्चन ये है कि 36 लाख तो इंक्लूडिंग बेनिफिट्स है, पर्क्स है। 36 लाख का बेसिक सैलरी जितना भी होगा उसका 10% बचो, वो आपका नहीं, मतलब वो आपकी एग्जम्पशन है, उसके बाद फिर टैक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सर हम्म, अभी सैलरी से उन्होंने विथहोल्ड कर लिया हुआ टैक्स कंपनी ने, हम्म। और हम भी अपनी पूरी सैलरी शो कर रहे हैं, ये तो डबल टैक्स नहीं करते हैं? सैलरी पे टैक्स विथहोल्ड कर लिया है, हम भी पूरा टैक्स कर रहे हैं। हाँ जी, पूरी सैलरी की अमाउंट पे। हाँ डाल रहे हैं, तो अभी मैं सैलरी रिटर्न खत्म नहीं की, ठीक है ना। पेंशन का भी सेम लॉज है। सेम लॉ, ठीक है। 2 पेंशन आ रही है, एग्जाम्पशन होती है, पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, पेंशन पे टैक्स नहीं है। 2 पेंशन आ रही है तो हायर एक पेंशन एग्जाम्प्ट है, लोअर पेंशन टैक्सेबल है, ठीक है। ये है कौन सी एग्जाम्पल? हायर, हायर जो पेंशन, जो ज्यादा इनकम वाली आ रही है पेंशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पर और किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? कोई वर्ड में नहीं समझ आ रहा, कोई कंफ्यूजन रह रही है? क्लियर, ऑल क्लियर बच्चों? नशा शशा तो नहीं ना, कोई टेंशन तो नहीं ना लाला? तो मतलब यार, यार सीरियसली, ना ना ना, तबीयत ठीक नहीं है यार, अल्लाह तुम्हें सेहत दे यार, ठीक है। मेरे यार अल्फाज से माइंड ना करना, मेरे कैजुअल बोलता हूँ, ठीक है ना बच्चे, माइंड ना करना बस, वो मेरे मुंह से निकल जाना होता है कभी कोई फजूल लफ्ज ना, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि हमने टैक्स, हमने रिटर्न की एक एक पॉइंट डाल दिया कि इनकम कितनी है हमारी, हमने इतनी इनकम डाल दी, लेट से वो ये कहाँ से आ गई वो 36 लाख, तो 36 लाख आई हुई थी जो भी है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। कुछ नहीं बच्चे, हंसो तो नहीं यार, क्या हो गया? अच्छा, तुम उधर डाल रही है, मैं कहा ये कैसे आ गई है यार? अच्छा ठीक है, गुड। तो अच्छा आगे इसको ना, अब हमने कंप्यूटेशन पे गए हैं बच्चों, तो हमारी एक ये एक सर्टेन अमाउंट बन गई है, 3,66,500 रुपए, ये पेबल बन गया है। हमारा कंपनी का क्या है, मैंने आपको समझाया, टैक्स कटा हुआ है तो एडमिजिबल एक्सपेंस है, कंपनी टैक्स काटती जाएगी, कंपनी ने अपना एक्सपेंस जाहिर सी बात है एडमिजिबल बनाना है, उसने तो हमारी सैलरी को छोड़ना ही नहीं है, उसने कहना है कि इन पे टैक्स तो बनता ही बनता है, इनको तो टैक्स काटूं पहले। उसने टैक्स काट के बकाया सैलरी हमें दी है, तो जो उसने टैक्स काटा है वो कहाँ लिखेंगे? यहां पर जाएंगे बच्चों, कंप्यूटेशन के अंदर टैक्स चार्जेबल पेबल भी है, एडजस्टेबल टैक्सेस, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्सेस, यहाँ टैक्सेस की 2-3 किस्में हैं, एडजस्टेबल, फिक्स फाइनल टैक्सेस, मिनिमम टैक्सेस और रिड्यूस टैक्सेस, खैर इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो सैलरी है वो एडजस्टेबल टैक्स में आती है, अगर हम सैलरी ले रहे हैं तो हमारे सैलरी के ऊपर एडजस्टेबल टैक्स है। तो बच्चों इसके अंदर सिंपल सी बात है, ये आप देखो बच्चों, ये आया सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, ये बच्चे देख लो, और सारे बच्चे स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो, ठीक है। हमारा, मैंने आपको बताया हमारा टैक्स कट रहा है सेक्शन 149 के अंदर, तो 149 के अंडर हमारा टैक्स कितना आया, जो भी टैक्स आया हमने इस रो में इधर लिख देना है। लेट से हमारा टैक्स कितना बन रहा था, इन्होंने कितना बनाया टैक्स, 3,66,500, ठीक है, वो मैंने चुका है, वो मैंने इधर डाल दिया। यहाँ पे मैं कैलकुलेट दबाऊंगा, 2 दफा दबाऊंगा तो यहाँ पे वो अमाउंट आ गई टोटल ऊपर,